वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बच्चे, प्रीवियस क्लास में हमने मोनोपोली का छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। उसके आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, और आपको मैंने कहा था कि आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे, तो आप प्लीज साथ साथ लिखिएगा मेरे, ठीक है। हेडिंग लिखिए प्लीज। प्राइस आउटपुट डिसीजन इन मोनोपोली। प्राइस आउटपुट डिसीजन इन मोनोपोली। प्राइस आउटपुट डिसीजन इन मोनोपोली। देखिए जी, एक बात आप समझ लीजिए, प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। भले ही वो सिंगल सेलर है, भले ही उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, स्टिल मोनोपोलिस्ट कैन डिसाइड ओनली वन थिंग, ईदर प्राइस और क्वांटिटी, नॉट बोथ। तो दोनों चीज डिसाइड नहीं कर सकता, बिकॉज डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, एज वी नो दिस थिंग इन द प्रीवियस क्लास। अगर वो बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, अगर वो प्राइसेस को बढ़ाते ही चला जाएगा, तो डिमांड कम होती चली जाएगी। और अगर वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी बेचना चाहेगा कि भाई मैं मोनोपोली, मेरा सामान बहुत ज्यादा बिके, तो तुझे प्राइस कम करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से तेरे नहीं चल सकते, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिखिए सबसे पहले। मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन, मोनोपोलिस्ट कैन डिसाइड ओनली वन थिंग, monopolist can determine, can decide only one thing, either price or quantity, not both. Either price or quantity, not both. अब देखो जी, कोई भी फॉर्म है, चाहे वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म हो, चाहे मोनोपोली में हो, चाहे किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म हो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्म, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, अनटिल अनलेस कोई और चीज हमारे पास गिवन ना हो। देर इज अ पॉसिबिलिटी, देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता, नहीं। कभी कभी जो न्यू फर्म्स मार्केट में आती है, तो उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। वो कहते हैं अभी ना हम सेल्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, पहले लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, जब लोग हमारे प्रोडक्ट के थोड़े हैबिचुअल हो जाएंगे, एडिक्ट हो जाएंगे, तब हम पैसा कमा लेंगे। स्पेसिफिकली फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रैक्टिकल चीज बात करता हूँ। जो भी कोई टैबैको प्रोडक्ट है, ठीक है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो चैनी खैनी टाइप्स है, चाहे रजनीगंधा है, वट एवर, जो भी ये प्रोडक्ट्स आते हैं, इनकी कुछ खासियत है। खासियत क्या है? अगर मान लीजिए मैं रजनीगंधा कंज्यूम करता हूँ, तो मैं रजनीगंधा ही खाऊंगा, मैं और कोई प्रोडक्ट ट्राई ही नहीं करूंगा, इररिस्पेक्टिव हो जितना मर्जी अच्छा हो, जितना नहीं, बिकॉज आई एम एडिक्ट टू दैट। जो बंदा वो खाता है विमल, जो शाहरुख खान जिसकी ऐड देते हैं, अगर वो कोई विमल खाता है, तो वो विमल ही खाएगा, वो कभी दूसरा प्रोडक्ट ट्राई नहीं करेगा। तो इस तरीके से जिस जो ये मार्केट है, यहाँ पे कोई भी फर्म आती है, तो पहले दिन से कभी सोचेगी ही नहीं कि मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करूं। क्यों? उसका टारगेट क्या है? पहले अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना, जैसे मर्जी, बाय हुक बाय करो, कैसे भी। और ये लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे गली के कोने पे पान की दुकान होती है, या जो छोटे छोटे शॉप्स हैं, पर आजकल तो पनवाड़ी की दुकान भी दिल्ली में बहुत अच्छी अच्छी बन गई है, बहुत, हाँ, थोड़ी लग्जरी हो गई है। ये लोग इनको पैसे देते हैं, आप हमारा प्रोडक्ट बेचिए, हम आपको फ्री में प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप बस लोगों को पहुंचाइए। वंस पीपल बिकम्स एडिक्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट, तब हम उसके बाद धीरे धीरे पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे। जियो जब हिंदुस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, उसने स्टार्टिंग में सब कुछ फ्री कर दिया। तो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था इन द वेरी बिगनिंग? द आंसर इज बिग नो। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? लोगों तक पहुंचना। और जिस दिन वो सब लोगों तक पहुंच गया, धीरे धीरे उसने प्राइस जीरो से बढ़ाने स्टार्ट करे, कम बढ़ाए 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 बढ़ाए, और आज मार्केट प्राइस चार्ज करता है, और आज मार्केट में लीडर बन चुका है वो। तो जनरली, तो हम जनरली कहते हैं कि जनरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा ऐसा कोई रूल नहीं होता। तो अभी जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वी विल अज्यूम दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, और हम उसको करेंगे भी। लेकिन 100% आपको लोग कहोगे कि नहीं, हमेशा ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऐसा नहीं है। कभी सेल्स मैक्सिमाइजेशन भी होता है, कभी अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मोनोपोलिस्ट फर्म की जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है बेटा मेरे पास? प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है जी मेरे पास? टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट को हम
माइक्रो इकोनॉमिक्स में पाई से दिखाते और यही मैक्रो होता तो पाई बिकम्स अ सिंबल ऑफ इन्फ्लेशन, लेकिन अभी मैं यहाँ पे पाई का मतलब प्रॉफिट है, दैट इज टी आर माइनस टी सी। दोस्त मेरी एक बात समझ लीजिए बहुत ध्यान से, स्टॉप राइटिंग एवरीबडी, प्लीज स्टॉप राइटिंग। मैंने क्या बोला, मोनोपोलिस्ट कैन डिसाइड ओनली वन थिंग, ईदर प्राइस और क्वांटिटी। हम यहाँ पे अभी क्वांटिटी को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, अनटिल अनलेस कुछ अलग से डिफरेंट चीज हमें ना हो, हम क्वांटिटी को लेकर चल रहे हैं। तो मोनोपोलिस्ट फर्म यहाँ पे ये डिसाइड करना चाहती है कि मैं कितना आउटपुट बाजार में बेचूं कि मेरे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। आप सब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, in order to calculate the optimum quantity of output. अच्छा, before starting with continue with this, छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, जैसे सेमेस्टर 3 में आपने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में काफी कुछ पढ़ा, तो वहां पे आप में से किसी से पूछता हूं मैं, लाइक दीक्षा पटेल जी, दीक्षा जी आप मुझे बताइए, एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म होती है, सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन क्या है, और आंसर देगी से दीक्षा जी। दीक्षा जी, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म अंडर द परफेक्ट कंपटीशन किस कंडीशन से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? सर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए और स्लोप ऑफ एमसी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एमआर। बहुत बढ़िया आंसर, लेकिन गलत है। दृष्टि गौतम जी आप बताइए। अब सारे बच्चों के आंसर मैं किसी से भी पूछूंगा ना, 110% आप सभी लोग मुझे ये आंसर देने वाले हो कि सर प्राइस इज इक्वल्स टू एमसी होना चाहिए एंड स्लोप ऑफ एमसी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एमआर होना चाहिए। मैं कहता हूँ क्यों, कहता सर आपने ही तो डेरिवेशन कराई थी, प्रॉफिट फंक्शन लिखा, उसको डिफरेंशिएट किया, फिर फर्स्ट और डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट किया, एमआर इक्वल्स टू एमसी आया, आपने बोला भाई परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस और एमआर बराबर होता है तो एमआर नहीं लिखते, हम प्राइस लिखते हैं, फिर सेकंड ऑर्डर कंडीशन निकाली, वो कर दिया। लेकिन आप ये भूल गए हो, आपने यूनिट नंबर 3 के अंदर इनपुट डिमांड फंक्शन भी निकाला था, प्रॉफिट को तो वहां भी मैक्सिमाइज किया था हमने, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट। बोलो हाँ या ना, किया था या नहीं किया था? तो मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने कहा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन बताइए, मैंने आपको ये बोला प्रॉफिट मैक्सिमाइज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ लेबर। आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि सर हम ऑप्टिमम क्वांटिटी लेबर की निकालना चाहते हैं, इनपुट की निकालना चाहते हैं या आउटपुट की निकालना चाहते हैं। आपने तो सीधा बाय डिफॉल्ट मुझे आउटपुट की कंडीशन बता दी। आप मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? मैंने आपसे पूछा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन बताइए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट व्हाट, आउटपुट कितना बनाए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, या लेबर को इनपुट को कितना हायर करूं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। दोनों की कंडीशंस अलग अलग है और दोनों का ऑब्जेक्टिव वही होता था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। भाई प्रॉफिट फंक्शन जो आपने लिखा था, अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, और इसी को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू लेबर, तो याद करो कंडीशन क्या आई थी, वीएमपीएल इज इक्वल टू वेज रेट आया था। और अगर मैं इसी को डी पाई अपॉन में डी क्यू कर दूंगा तो क्या आएगा, प्राइस इक्वल्स टू एमसी एंड स्लोप ऑफ एमसी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एमआर। ऑब्जेक्टिव तो दोनों जगह सेम ही ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब भी आपसे कोई पूछे कि भैया प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन बता दो, तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर लेना, भैया प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट व्हाट, हम क्या चीज कैलकुलेट करना चाहते हैं, ऑप्टिमम आउटपुट निकालना चाहते हैं या ऑप्टिमम इनपुट निकालना चाहते हैं। अगर वो बोले ऑप्टिमम इनपुट निकालना चाहते हैं, वो भी आंसर मत बताना, फिर कहते हैं भाई ये बता वन इनपुट केस, टू इनपुट केस एंड इनपुट केस। उसके बाद फिर इनपुट की कैटेगरी है, एक इनपुट केस की अलग कंडीशन है, टू इनपुट केस की अलग कंडीशन है, फिर टू इनपुट केस में अंदर हमारे पास अनकंडीशनल डिमांड फंक्शंस निकालने पड़ेंगे ना, तो अलग अलग कैटेगरीज से प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो इसलिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। तो डी पाई अपॉन में डी क्यू इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी क्यू ऑफ टी आर माइनस डी अपॉन डी क्यू ऑफ टी सी। टी आर को डिफरेंशिएट करेंगे तो एम आर आएगा, टीसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एम सी आएगा। पुट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल, तो कंडीशन आई एम आर इज इक्वल टू एम सी, कंडीशन आई जी एम आर इज इक्वल टू एम सी। नाउ माई क्वेश्चन टू यू गाइस, क्या मोनोपोली के अंदर प्राइस और एमआर सेम होता है? यूनिफॉर्म प्राइसिंग की हम बात कर रहे हैं, मैं अभी और डिस्क्रिमिनेशन पे नहीं जा रहा,
क्या मोनोपोली के अंदर यूनिफॉर्म प्राइसिंग में जो हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं कि डिमांड कर्व प्राइस और एमआर कोइंसाइड करता है? द आंसर इज बिग नो। आप याद करिए, ये डिमांड कर्व होता था, ये एमआर था प्रीवियस क्लास में। यूनिफॉर्म प्राइसिंग की हम बात कर रहे हैं, ऐसे होता था या नहीं होता था? और जब प्राइस और एमआर अलग है तो वी विल कंसीडर एमआर। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा था कि जो प्राइस था वही एमआर था, तो इसलिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया था प्राइस से। बट ये हियर वी हैव टू कंसीडर द एमआर, तो दिस विल बिकम द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। और सेकंड ऑर्डर कंडीशन वही आएगी जो पहले थी हमारे पास, एमआर माइनस एमसी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएट अगेन with respect to आउटपुट, तो डी स्क्वेयर पाई अपॉन में डी क्यू स्क्वेयर स्लोप ऑफ एमसी, स्लोप ऑफ एमआर माइनस स्लोप ऑफ एमसी। And for maximization of profits, second order derivative should be negative. Second order derivative should be negative, that is slope of MC should be greater than slope of MR. तो ये दो कंडीशंस मेरे पास आ गए जी। परफेक्ट कंपटीशन और इसमें फर्क क्या है? अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन निकालें इन आउटपुट के कंटेक्स्ट में, अगर मैं प्राइस इक्वल्स टू एमसी लिख दूंगा तो वो परफेक्ट कंपटीशन कंडीशन बन जाएगी, और एमआर इक्वल्स टू एमसी लिख दूंगा तो वो मोनोपोलिस्ट की कंडीशन बन जाएगी। सुन लीजिए मेरी बात याद ध्यान से, कौन सा मोनोपोलिस्ट? यूनिफॉर्म प्राइसिंग वाला। कौन सा मोनोपोलिस्ट? यूनिफॉर्म प्राइसिंग वाला। ठीक है, क्योंकि जब हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो उस टाइम पर कंडीशन चेंज होगी। अभी हम बात करें यूनिफॉर्म प्राइसिंग वाले मोनोपोलिस की। यहां तक की बात सबको समझ में आती है जी? यस सर। यस सर। अब इधर देखिए आगे कहानी, लुक एट द स्क्रीन प्लीज। मैं दो डायग्राम आपको बना के सिखा रहा हूं, आप दोनों बड़े ध्यान से देखिएगा प्लीज। लुक एट द स्क्रीन। हमारा निकल्सन स्नाइडर कभी कभार बार बार वो कांस्टेंट एमसी की कंडीशन अज्यूम कर लेता है। कभी कभी एमसी को अपवर्ड स्लोपिंग बनाता है, कभी कभी कांस्टेंट बनाता है। कहते हैं हमको क्या करना है भैया, इक्वेशन दे रखी होगी हमारे तो न्यूमेरिकल के अंदर, जैसे होगा हम उसको वैसे ही ट्रीट कर लेंगे। ठीक है भैया, ये जो कैमरास बंद हो रहे हैं ना, दिस इज नॉट रियली गुड थिंग। कार्तिका, पूर्वा, अर्चिता, सना, महक, प्लीज ओपन योर वेबकैम्स। अभी आपने करे हुए थे, दोबारा कर लीजिए ओपन, क्या दिक्कत है? ये हमने डिमांड कर्व ड्रॉ किया जी, और जब मैंने डिमांड कर्व के बराबर में लिख दिया इट इज इक्वल टू ए आर, व्हाट इट इंप्लाइज? व्हाट इट इंप्लाइज? प्राइसिंग। यूनिफॉर्म प्राइसिंग। दिस इज एमआर। नाउ अब मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ करने के मेरे पास तीन ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? तीन। आप कहोगे मैं तीनों करके दिखा देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बार इसे कॉपी कर लेता हूं। कहते एग्जाम में कौन सा बनाना डायग्राम? डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन ऑफ एमसी। बच्चे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एमसी ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग कांस्टेंट किया है, और यहाँ पे मैंने अपवर्ड स्लोपिंग कन्वेक्स किया है। कहते हमको कैसे पता लगे कौन सा करना है? लुक एट द स्क्रीन प्लीज। अगर मैं इक्वेशन लिखूं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 5, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 5Q एंड मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। समझ रहे? इसकी स्लोप क्या है जी? MC इक्वल टू 5 की स्लोप क्या है? 0। 0। सब समझ है? डी MC अपॉन में DQ, आंसर इज 0। स्लोप 0, कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस विद द इंटरसेप्ट ऑफ 5। इसकी स्लोप क्या है? 5, विच इज अ कांस्टेंट नंबर, तो अपवर्ड स्लोपिंग विद अ कांस्टेंट स्लोप 5। इसकी स्लोप क्या है? 5Q। अगर आउटपुट 1 है तो स्लोप 5, आउटपुट 2 है तो स्लोप 10, आउटपुट 3 है तो स्लोप 15। स्लोप लगातार बढ़ती जा रही है।
विद इंक्रीज इन द व्हाट, इंक्रीज एट इंक्रीज, है ना, बढ़ रही है ना स्लोप, तो फंक्शन कैसा होगा यार? आप एक काम करो ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा? 10 क्यू आएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 10 क्यू आएगा, विच स्लोप है सॉरी 10 क्यू है। एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आएगा? 10 आएगा। if the second order derivative comes to be positive, you know the function is what, convex, इसलिए मैंने कन्वेक्स ड्रॉ कर दिया। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो हमें क्या अज्यूम करना है? कुछ भी अज्यूम नहीं करना, न्यूमेरिकल अपने आप बताएगा। हाँ, अगर सुन लीजिए मेरी बात, अगर हमको किसी चीज को थियरिटिकल एक्सप्लेन करना पड़ेगा विदाउट यूजिंग द डेटा इन द क्वेश्चन, आई विल प्रेफर दिस, I will prefer upward sloping linear. I will prefer upward sloping linear. गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं, आप किसी के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देंगे तो मार्क्स बिल्कुल सेम रहेंगे, बट स्टिल आई विल प्रेफर अपवर्ड स्लोपिंग लीनियर फंक्शन, एमसीक्यू। याद रहेगी दोस्त इतनी बात? व्हाट इज द Yes. इक्विलिब्रियम कंडीशन बताइए? एम आर इज इक्वल टू एमसी। तो हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई, ये आउटपुट आ गया जी Q1, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई आपने, एम आर इज इक्वल टू एमसी, आउटपुट आ गया Q1, ये एमसी का कर रहे हैं। और यहाँ पर आपने यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई, ये आ गया। कोई डाउट जी यहाँ तक? अब एक बात समझ लीजिए मेरी प्लीज। अच्छा, कुछ छोटी सी बात बता रहा हूँ, बच्चा कभी कभी एग्जाम में गलती कर देता है। बच्चा ने यहाँ तो आउटपुट दिखा देते हैं, यहाँ पे सिर्फ प्राइस दिखाते हैं। अरे यहाँ पे तो एम आर कर्व बना रहा है, तो एम सी कर्व बना रहा है, कल को ए सी कर्व भी बनेंगे, सारे बनेंगे ना, तो अलग अलग नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। क्या लिख दिया करो, आप लिख दो कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अब दुनिया का कोई भी कर्व बना लो, सारे कर्व या तो कॉस्ट कर्व का हिस्सा होंगे या रेवेन्यू कर्व का हिस्सा होंगे, तो अलग अलग नाम लिखने की नीड नहीं है। मैं तो शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ C&R, ये डॉलर नहीं है, ये एंड लिखता हूँ मैं ऐसे, ठीक है? तो C&R, ये मैं, आप मत लिखना, आप एग्जाम में कुछ ऐसा लिख के आइएगा, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ठीक है? उसके बाद आप कोई भी कर्व ड्रॉ कर देंगे। देखो, आप ब्लैंक भी छोड़ दोगे ना, तो कायदे से टीचर को नंबर नहीं काटने चाहिए। कायदा देखो, इस लेवल पे आके ये चीज खत्म हो जाती है, लेकिन सन के लोगों को कोई कमी नहीं है भैया, नंबर काट सकते हैं, तो मजे मत लीजिएगा। अब देखो, मैंने आपको क्या कहा था, मोनोपोलिस्ट कैन डिसाइड ओनली वन थिंग। यहाँ पे मोनोपोलिस्ट ने क्या डिसाइड किया है? यहाँ पे मोनोपोलिस्ट अपने आउटपुट को डिटरमाइन कर रहा है। अब इस आउटपुट को परचेस करने के लिए कंज्यूमर कितना प्राइस पे कर सकता है, दैट कंज्यूमर विल से। एंड कंज्यूमर अपने दिल की हर एक बात बोलता है, और उसके बाद बोलने का तरीका है सिर्फ डिमांड कर। इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे हाउ मच, ये कैसे पता लगेगा? कंज्यूमर अपनी डिमांड कर्व पे जाएगा। तो इस आउटपुट के कंटेक्स्ट में वी विल गो टू द डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर। So this is the price the consumer is willing to pay for Q1 units of output, and Q1 output random नहीं है, this is the profit maximized output, जो मोनोपोलिस्ट की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमने निकाला है। समझ में आ रही है दोस्त आपको कहानी? तो आउटपुट डिसाइड किया मोनोपोलिस्ट ने, और वो किस प्राइस पर बिकेगा, वो प्राइस हमें कौन बताने वाला है? यहाँ पे कंज्यूमर बताएगा जी। यहाँ पे तीनों फंक्शंस के हिसाब से हमने बना दिया, कोई भी फंक्शन आए, लीनियर आए, हॉरिजॉन्टल आए, या कन्वेक्स फंक्शन लगे, तो सबका तरीका एक ही है। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? Yes, यहाँ तक sir. किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। चले मूव करें आगे। Yes, sir. दोस्त मैं यहाँ से ही ना कौन कौन से वाला आप जोन से केसेस बोलेंगे मैं उसके अकॉर्डिंग चलता रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मैंने ये वाला डायग्राम ऑप्ट कर लिया जी आपका, ठीक है? दिस डायग्राम, आई एम कॉपिंग दिस डायग्राम। जिससे पूछूं वही जवाब दीजिएगा, ठीक है? बीच में इंटरप्ट ना करिएगा। एंड द क्वेश्चन गोज टू संचिता जी।
संचिता मुझे ये बताइए, चाहिए डायग्राम डायग्राम सेम ही दोनों की, अभी तक तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। संचिता जी, यहाँ पे मोनोपोलिस्ट जो है उसको सुपर नॉन प्रॉफिट हो रहे हैं या नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं? या लॉस हो रहा है? सुपर नॉन प्रॉफिट हो रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, या लॉस हो रहा है? बोलिए मैम। सर प्रॉफिट्स हो रहे हैं। प्रॉफिट हो रहे हैं? कौन से? उसी कंडीशन याद नहीं आ रही हूँ जो एक आपने बताया था लास्ट सेमेस्टर में। सर मैं बताऊं? वेट वेट बेटा वेट। कार्तिका जी आप बताएंगे मैम? कार्तिका, इन दिस केस जो अभी डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे मोनोपोलिस्ट को प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं? प्रॉफिट है तो कौन सा है, सुपर नॉर्मल या नॉर्मल? कार्तिका जी, कार्तिका आर लिस्निंग मैम? अपूर्वा? कार्तिका कह रही मैं सुन तो रही हूं आपकी बात, लेकिन मैं बताएगा नहीं। कार्तिका कौन से प्रॉफिट हो रहे हैं भाई, बताओ, सुपर नॉर्मल नॉर्मल? अपूर्वा आप बताएंगे? चलिए सागर साहब आप ही बता Sir, I'm not aware. I don't remember the condition. ओके, सागर साहब आप बताइए। आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी। आवाज आ रही है सर आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए प्लीज। पिछले सेमेस्टर सर आपने बोला था अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, पहले एवीसी कब बनेगा। हाँ, एबीसी नहीं एसी। पहले यहाँ पे हाँ एसी। हमको एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ होने के बाद ही हमें पता लग सकता है कि प्रॉफिट है भी या नहीं। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? याद आया सबको? क्या कंडीशन होती थी? अगर प्राइस एवरेज कॉस्ट से बड़ा है तो सुपर नॉन प्रॉफिट होते थे, अब नॉर्मल प्रॉफिट इसको कहते हैं। प्राइस और एसी अगर आपस में बराबर है तो क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट्स है। और प्राइस अगर छोटा है एसी से तो लॉस होता था। लॉस में दो कैटेगरी बनती थी कि हाँ भाई प्राइस इज ग्रेटर देन एबीसी और प्राइस इज इवन लेस देन एबीसी। तो ये शट डाउन कंडीशन होती थी, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की कंडीशन होती, याद है कहानी या नहीं है? यस सर याद। देखो जी, Yes, sir. मोनोपोलिस्ट के केस में लॉस का तो नाम भी मत लेना। अकेला फॉर्म है, अगर शट डाउन कर दिया तो इंडस्ट्री की बैंड बच जाएगी जी। तो लॉसेस की यहाँ पे कैटेगरी नहीं बनाते हैं। यहाँ पे दो ही केसेस बनेंगे, या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का केस बनाएंगे या फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट का केस बनाएंगे, ठीक है? दो ही केसेस बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा जी, मैं यहाँ पे आपको एसएनपी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कह दीजिए, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कह दीजिए। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को एबनॉर्मल गेन्स भी कह देते हैं, कभी कहते हैं एबनॉर्मल गेन्स हो रहे तो मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या कंडीशन होती है जी, यहाँ पे प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, एंड हियर द कंडीशन इज प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। नाउ लुक एट द स्क्रीन प्लीज, यहाँ पे मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ एक। इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए हाउ मच प्राइस फॉर्म इज गेटिंग दिस मच, एवरेज कॉस्ट उससे कम होनी चाहिए ना, प्राइस इज ग्रेटर देन एसी, तो उसके नीचे से हम कोई भी अपना एसी निकाल देते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि एसी का जो मिनिमम है वो कहाँ पे आता है, एमसी को इंटरसेक्ट करता है एसी का मिनिमम। एसी का जो मिनिमम होता है वो एमसी को इंटरसेक्ट करता है। एंड यहाँ पर हम इसको ऐसे ही ले जाते हैं, दिस। ठीक है जी, ओके। Sir, can you repeat this again? बच्चे कंडीशन पता है पूर्वा जी आपको, ये वाली है नहीं पता? Yes, sir. अब याद आ गई. ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें शो करना है बेटा फर्स्ट डायग्राम में कि प्राइस एसी से बड़ा होना चाहिए। इस ऑप्टिमाइजिंग क्वांटिटी के ऊपर प्राइस तो इतना है, ये डिस्टेंस जो दिख रहा है, जो डॉट लगाई है मैंने, तो एसी उसके नीचे दिखाना है, तो मैंने एसी फंक्शन उसके नीचे से पास कर दिया। पर ध्यान के रखना एसी के मिनिमम पर एमसी इंटरसेक्ट करेगा, राइट? यहाँ पे हमें प्राइस और एसी को इक्वेट करना है, तो एग्जैक्टली जहाँ पे प्राइस है
वहीं से मैंने अपने एसी को पास कर दिया, और ऑब्वियसली एसी के मिनिमम पर हम चेंज कर, उस बात को ध्यान रखना ही हमको पड़ेगा। Okay, thank you, sir. ओके, नाउ इधर देखिए बच्चे एक बार, अगर हम अब बात करें इस गिवन आउटपुट के लिए फर्म की एवरेज कॉस्ट कितनी है, ये डिस्टेंस आ गया, तो ये जो ऊपर का, ये जो येलो कलर का आपको एरिया दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, सुपर प्रॉफिट दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया? भैया आपका प्राइस है इतना, एवरेज कॉस्ट है इतनी, तो ये जिगजैग जो मैं यहाँ पे कर रहा है, ये क्या है, पर यूनिट सुपर प्रॉफिट है। इट इज व्हाट, पर यूनिट, व्हेन मल्टीप्लाई बाय द आउटपुट यू विल गेट द टोटल प्रॉफिट्स, और यू कैन से द टोटल सुपर प्रॉफिट्स, राइट। इन द राइट वाला केस, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो प्राइस और एसी हमारा कोइंसाइड कर रहा है, तो दिस इज द केस ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट्स। यहां तक की बात सबको समझ में आती है? एंड डाउट Yes, स्टिल sir. हियर? Yes, sir, clear है। No, sir. चल आगे देखते हैं। बट यहाँ देखना बच्चे एक बार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं मैं। मैंने कहा भैया एक तो हमने लिखा था जी, रिलेशन बिटवीन प्राइस एमआर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेशनशिप लिखा था हम लोगों ने, और एक हम लोगों ने लिखा जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन बेसिकली मैं एम आर इज इक्वल टू एम सी ले रहा हूँ, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन अभी नहीं देख रहा। और रिलेशनशिप हमने लास्ट क्लास में देखा था, क्या था रिलेशन जी, एम आर इज इक्वल टू प्राइस 1 - 1 अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। प्राची जी हैंड रेज्ड है, आपका सवाल कर सकते हैं? सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। हाँ जी प्लीज। नव्या आपका भी हैंड रेज्ड है मैम, क्वेश्चन कर सकते हैं। सर इसमें जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और उसके लिए कंडीशन है वो हाँ जी, एक्चुअली मेरे को याद नहीं है, तो वो कैसे आते हैं? सेमेस्टर 3 आपने मेरे से करा था, नव्या नहीं किया था? सर किया था बट ये याद नहीं है, चलो मैंने शायद नहीं पढ़ा। मैं याद दिलाता हूँ, कोई बात नहीं। हमने कहा था हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, वो हमेशा टोटल कॉस्ट का हिस्सा होता है। मतलब, ओके और यू कैन से जो नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं वो हमेशा कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो अगर हमारे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ कमाया नहीं, हमने नॉर्मल प्रॉफिट कमा लिया है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट को इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम पहले से ही टोटल कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट रखते हैं। याद है इतनी बात? ओके सर। तो अगर हमारा टीआर और टीसी बराबर है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, अगर हमने अपने रेवेन्यू को रिसीव किया मोर देन आर टोटल कॉस्ट, तो ये सुपर नॉन प्रॉफिट की कंडीशन होती है। याद आई बच्चे इतनी बात? यस सर। टोटल रेवेन्यू क्या होता था, प्राइस इंटू क्वांटिटी, टीसी होता है एवरेज कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो प्राइस इज इक्वल टू एसी क्या बन गई, नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन बन गई। एंड सिमिलरली प्राइस इज ग्रेटर देन एसी, मेरे पर कंडीशन बन गई सुपर नॉन प्रॉफिट की। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ लुक एट द स्क्रीन्स। अगर ये मेरे पास एक रिलेशनशिप है प्राइस एमआर और इलास्टिसिटी में, और राइट साइड में ऑप्टिमाइजिंग कंडीशन दे रखी है, इन दोनों का आरएचएस अगर मैं इक्वेट करूं, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस भी हम इक्वेट कर देंगे, तो प्राइस 1 - 1 अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, P माइनस P अपॉन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू MC, तो P माइनस MC इज इक्वल टू P अपॉन इलास्टिसिटी, तो P माइनस MC अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
इसको हम बोलते हैं इनवर्स इलास्टिसिटी रूल। इनवर्स इलास्टिसिटी रूल क्या मतलब है इसका, ये समझना है। यहां तक किसी डाउट हो तो प्लीज पूछिए। रिलेशनशिप समझ में आ गया ना क्या है ये? ध्यान सुनना, मतलब क्या है। आज मैं एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा जिसका नाम है मार्कअप। क्या नाम है? मार्कअप। आपने पहले सुनी हुई है ये, सेमेस्टर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस सेटिंग रिलेशन। अब आपको याद है या नहीं याद, देखो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्कअप। दिमाग से इस बात को बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए कि मार्कअप का मतलब प्रॉफिट्स होते हैं। मार्कअप का मतलब प्रॉफिट्स नहीं होते। मार्कअप का एक्चुअल मीनिंग समझिए, अपनी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जो आपका रेवेन्यू आया, और यू कैन से आपकी मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर जो आप अपना प्राइस रिसीव कर रहे हो, अपनी मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर जो आप अपना प्राइस को रिसीव करते हैं, उस एडिशनल अमाउंट को हम बोलते हैं मार्कअप। दैट इज नॉट प्रॉफिट्स। कहते हैं क्यों सर? कॉस्ट के ऊपर जो आता है वो तो प्रॉफिट्स होते हैं। एवरेज कॉस्ट के ऊपर जो आता है वो प्रॉफिट का हिस्सा। मैंने मार्जिनल कॉस्ट की बात करी है। क्या आप मेरी सपोज करिए, मान लीजिए मेरी मार्जिनल कॉस्ट मैंने एक ही यूनिट बेचा ऑप्टिमाइजेशन में, एक ही सामान बेचा, मेरी मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपए थी, मैंने प्राइस 12 रुपए रिसीव किया, तो मैंने 2 रुपए एक्स्ट्रा रिसीव किया अपनी एमसी के ऊपर। बच्चा कहेगा सर ये तो आपका प्रॉफिट हो गया। मैं कहा भाई 100 रुपए की मेरी फिक्स कॉस्ट लगी हुई है, तो मेरा तो लॉस हो रहा है 98 रुपीज का। गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को मेरी? तो Yes, मार्कअप sir. का मतलब होता है जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, जो हम एमसी की टर्म्स में यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर जो आप अपने प्राइस को रिसीव करोगे, दैट इज सेड टू बी मार्कअप। और प्रॉफिट्स क्या होते हैं? जो एवरेज कॉस्ट के ऊपर प्राइस आता है, दैट बिकम्स योर प्रॉफिट पर यूनिट, राइट? तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं कोई भी एक डायग्राम यहाँ पे ले लूँ आपका, सपोज करो मैं इनमें से कोई भी एक डायग्राम ले लूँ, कोई सी भी, जैसे सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस आउटपुट को बनाने के लिए आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इतनी है। हाँ जी, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट ना, एंड यू आर चार्जिंग प्राइस मोर देन दिस। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? मार्कअप। ठीक है, यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या है? मार्कअप। यहाँ पे जो आप अपनी मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज करते हैं उसको हम बोलते हैं मार्कअप। ये बिल्कुल भी प्रॉफिट्स नहीं होते। ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास मार्कअप तो है और हमें लॉस हो जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है। याद रहेगी दोस्त इतनी बात? यस। अब आप याद भी करिए, प्राइस सेटिंग रिलेशन में क्या बोलते थे? इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्कअप इज 0। फंक्शन क्या होता था? प्राइस इज इक्वल्स टू 1 प्लस मार्कअप ऑफ वेज रेट, ये फंक्शन था। हम कहते थे इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एज मार्कअप इज इक्वल टू 0, तो प्राइस इज इक्वल्स टू वेज रेट, ये कंडीशन बन के आती थी। क्यों होता है परफेक्ट कंपटीशन में मार्कअप 0? बिकॉज प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज द ऑप्टिमाइजिंग कंडीशन। जितनी आपकी एमसी है उतना ही आप अपना प्राइस चार्ज कर रहे हो, जितनी आपकी एमसी है उतना ही आप प्राइस चार्ज कर रहे हो। समझ में आती है बात या नहीं आती? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, आगे देखते हैं। अब यहां पे मेरे को समझाना है मार्कअप का मतलब क्या है। ऊपर अगर आप देख रहे हो ये P माइनस एमसी, इस इक्वेशन में P माइनस एमसी रिप्रेजेंट द मार्कअप। इट रिप्रेजेंट द मार्कअप, से yes or no? Markup as a fraction of price, as a percentage of price you can say। कहने का मतलब समझना, एक फर्म 1 है, एक फर्म 2 है। प्राइस के नाम पे ये 10 रुपए चार्ज करती है, ये प्राइस के नाम पे 1000 रुपए चार्ज करती है। ठीक है, हमने कहा भाई तेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी? कहता जी मेरी तो मार्जिनल कॉस्ट 8 रुपीज थी। हमने कहा तेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी? कहता मेरी मार्जिनल कॉस्ट 900 थी। इसका मार्कअप कितना है? 2। P माइनस एमसी इज 2 और यहाँ पे 100। किसने ज्यादा मार्कअप लिया?
किसकी मोनोपोली पावर ज्यादा, देखो जितनी ज्यादा मोनोपोली पावर उतना ज्यादा मार्कअप। किसने ज्यादा मार्कअप रिसीव किया है, फर्म 1 ने फर्म 2 ने? Firm 2. फर्म 1 ने। इसने 2 रुपए रिसीव करे एक्स्ट्रा इन 10 रुपीज, 2 रुपए रिसीव करे एक्स्ट्रा इन 10 रुपीज, कितना परसेंटेज? 20%। इसने 100 रुपए रिसीव करे एक्स्ट्रा इन 1000, परसेंटेज वाइज 10%। तो फर्म 1 की मोनोपोली पावर ज्यादा है, एंड मोनोपोली पावर इज इनवर्सली रिलेटेड विद द प्राइस इलास्टिसिटी। शो कर रहा फॉर्मूला, मैं इसको अभी मैथमेटिकली प्रूव करूंगा। फिलहाल आप यह देखिए, हमने कहा भाई 2 फॉर्म है, एक का आंसर 10% आ रहा है, एक का आंसर 20% आ रहा है, यही है ना? एंड इट इज इनवर्सली रिलेटेड विद द इलास्टिसिटी। कहता है जिसकी कम इलास्टिसिटी होगी उसकी उतनी ही ज्यादा मोनोपोली पावर होगी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मोनोपोली पावर को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा आप एमसी मार्कअप चार्ज करेंगे इन टर्म्स, इन परसेंटेज टर्म्स, उतनी ज्यादा आपकी मोनोपोली पावर है, एंड इट इज इनवर्सली रिलेटेड विद द इलास्टिसिटी। इसको प्रूव करने के लिए मैं अब एक डायग्राम बनाने वाला हूं आपके लिए, देखना ध्यान से प्लीज। एक मोनोपोलिस्ट है, लेट अस सपोज आई एम द मोनोपोलिस्ट, ठीक है? मेरे पास, खुशहाली जी सवाल करिए प्लीज। आप 1 सेकेंड ये पेज ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, बस इस पेज के स्टार्टिंग, बस थैंक यू सर। मार्कअप वाज द प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट राइट व्हिच द फर्म चार्जेस, राइट। ओके थैंक यू। भाई कैमरास यार, सबसे रिक्वेस्ट है, कैमरास प्लीज ओपन रखिए। आई रिक्वेस्ट यू, अंशिका, अपूर्वा, दीक्षा, तरुणिका, गौरियांश, गुलशन, कार्तिका, सौम्या, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। देखिए, डायग्राम को बड़े ध्यान से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए एक मोनोपोलिस्ट, लेट्स से आई एम द मोनोपोलिस्ट। मेरे पास 2 कंज्यूमर्स आए विद डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 2 कंज्यूमर्स आए विद डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है? डायग्राम को समझाने के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूं, आप जल्दी समझ पाएंगे, ठीक है? हम में से मैक्सिमम लोग दिल्ली में रहते हैं, चाहे हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं या नहीं, रहते तो दिल्ली में ही है। दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है, ठीक है, जो आपको इलेक्ट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अगर आप नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं तो टाटा पावर, वेस्ट दिल्ली में रहते हो तो BSES है, या साउथ दिल्ली में BSES, लेट्स सपोज। और इनकी एक पर्टिकुलर एरिया में मोनोपोली है। मान लो मैं जहां पे रहता हूँ, मैं नॉर्थ दिल्ली रहता हूँ, मैं बोलूँ नहीं जी मैं NDPL से या TPDDL से, टाटा पावर का जो ज्वाइंट वेंचर, मैं इससे बिजली नहीं परचेज करता, भाई मैं तो कहीं और से लूंगा, नहीं ले सकता, मेरे को घर ही चेंज करना पड़ेगा। मतलब इन दिस एरिया ओनली 1 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर, मोनोपोली, ज्योग्राफिकली उसकी मोनोपोली है, राइट? मैं गया NDPL के पास या टाटा पावर के पास, मैंने कहा भैया मेरे को ना बिजली परचेज करनी है, इलेक्ट्रिसिटी, कितने रुपए यूनिट दोगे? क्वेश्चन सुनना बड़े ध्यान से, प्राइस पूछ रहा हूं ना। आप कोई भी सामान लेने जाते हैं, प्राइस पूछने का हक बनता है हमारा, नहीं बनता? भैया मैं फोन लेने गया, मैंने कहा भैया मेरे को एक फोन चाहिए, ये वाला फोल्ड, मेरे को पैसे बता दो। मैंने एक से ग्लास पूछा कि मेरे को ग्लास चाहिए, हर चीज का पैसा पूछूंगा। मैं बिजली के दफ्तर पहुंच गया, मैंने कहा भाई मुझे बिजली परचेज करनी है, 1 यूनिट का कितना पैसा आप चार्ज करोगे? कहते बिजली का क्या करोगे? मैं मेरी मर्जी, जो मर्जी करूं, करंट लगा के मरूं, तू पैसा बताना यार, तू पैसा कितना लगेगा 1 यूनिट का? कहते पहले यूसेज बताइए। मैं भाई मैं पंखा चलाऊंगा, लाइट चलाऊंगा, अब बता पैसे। कहते कहाँ चलाओगे? मैं तेरे को क्या मतलब भाई, मैं कहाँ मर्जी चलाऊं? मेरे को फैन चलाना है, मेरे को ट्यूबलाइट चलानी है, मेरे को कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करने हैं, आप मेरे को पैसा बताओ ना, कितना पैसा आप चार्ज करोगे? कैसा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, पहले आप बताओ आप कहाँ यूज करोगे। मैं कहा भाई मेरा घर है, मैं अपने घर में करूँ। अच्छा डोमेस्टिक पर्पस करोगे यूज, हम आपको फॉर एग्जांपल 4 रुपए यूनिट देंगे प्लस लेंगे। मैं कहा नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 भाई, मेरा हडसन लेन के अंदर ना एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, एक इंस्टीट्यूट है, मुझे वहां पे पंखा चलाना। अच्छा कमर्शियल यूज करोगे तो 10 रुपए लगेंगे जी। मैं नहीं 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 भाई, नहीं भाई नहीं, मैं कहा मेरी एक फैक्ट्री है, जूते बनते हैं,
ओ इंडस्ट्रियल यूज करोगे, 14 रुपए यूनिट लगेगी। मैं नहीं भाई नहीं, मेरे को खेत में खेती करनी है, ट्रैक्टर तो चलाने हैं, ट्यूबवेल चलाने हैं खेतों में, अच्छा एग्रीकल्चर पर्पस, हम 2 रुपए में दे देंगे। समझ रहे आप मेरी बात? सेम कमोडिटी, सेम सर्विस, प्राइस अलग, डिपेंडिंग ऑन द यूसेज। वो यूसेज नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी है। डिपेंड मतलब सेम बिजली 2 रुपए की भी है, सेम बिजली 4 रुपए की भी है, सेम बिजली 10 रुपए की भी है, सेम बिजली 14 रुपए की भी है। भाई मेरा एक इंस्टीट्यूट हडसन में, आप सब आए हुए हो, सब मैक्सिमम बच्चे आए हुए हैं। मेरे घर में जो मेरे ऑफिस में बिजली आती है उसी खंबे से, वो 10 रुपए यूनिट आ रही है। मेरे पड़ोसी घर में आ रही है 4 रुपए यूनिट। क्यों? क्योंकि वो घर है और मेरा इंस्टीट्यूट है, बस इतना ही फर्क है। इतना ही तो फर्क है। क्या बनाने वाले की कॉस्ट डिफर हो गई? नहीं, उसकी तो कॉस्टिंग सेम थी। फिर उसने प्राइस अलग अलग क्यों दिया? उसका जवाब अब आपको मिलने वाला है। इनवर्स इलास्टिसिटी रूल आपको बताएगा कि अलग अलग कंज्यूमर को, जबकि आपकी कॉस्टिंग सेम थी दोनों चीजों के लिए, फिर आपने अलग अलग प्राइस पे क्यों भेज दी भाई? ये इस बात का जवाब मैं अब आपको यहाँ पे देने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से प्लीज देखिएगा। मोनोपोलिस्ट के पास 2 कैटेगरी के कंज्यूमर गए। 2 कैटेगरी से मतलब है द कंज्यूमर, अगर देखो 2 कंज्यूमर जाएंगे तो डोमेस्टिक, तो दोनों का प्राइस 4 रहेगा। दोनों इंस्टीट्यूट वाले जाएंगे तो दोनों का प्राइस 10 रहेगा। दोनों फैक्ट्री वाले जाएंगे तो दोनों का प्राइस 14 रहेगा। दोनों किसान जाएंगे तो दोनों का प्राइस 2 रुपए रहेगा। डिस्क्रिमिनेशन कब होएगा? जब एक किसान जाएगा और एक इंडस्ट्रियलिस्ट जाएगा। पर्पस अलग होना चाहिए ना। पर्पस अलग का मतलब क्या है? उनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होनी चाहिए। आपने एक बचपन में तरीका सुना होगा, फैक्टर सुना होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। उसमें एक फैक्टर था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। याद आया? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी में इनकम ऑफ द कंज्यूमर सुना था नहीं सुना था? बताइए। लो कंज्यूमर पे इलास्टिसिटी हाई होती है और हाई इनकम पे इलास्टिसिटी लो होती है। अरे किसी चीज का प्राइस महंगा हो गया, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी को फर्क, अनिल की बात छोड़ो, उसके दिन खराब चल रहे हैं, मुकेश अंबानी की बात करते हैं। अगर किसी चीज का प्राइस महंगा हो गया तो क्या मुकेश अंबानी को फर्क पड़ेगा? वो बोलेगा ओ आकाश बेटा, आज से आप कम खाया करो वरना छोटे भाई जैसे हो जाओ। जस्ट किडिंग। तो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो क्या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को सोचना पड़ेगा क्या? घी महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तेल तेल तो पता नहीं कौन सा यूज करते हो, पानी महंगा हो गया, ये उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज इनकम इज टू हाई। तो डिमांड इज ऑलमोस्ट परफेक्टली inelastic फॉर देम। But for a poor people in our India, poor people like farmers, we are not talking about the Kashmiri farmers जहाँ पे ड्राई फ्रूट उगते हैं, जो पंजाब हरियाणा वाले फार्मर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो थोड़ी सी लो इनकम कैटेगरी है, कि उनको फर्क पड़ता है? द आंसर इज यस। तो यहाँ पे 2 कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं, एक जिसकी डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है और जिसकी एक इलास्टिक है। तो यहाँ पे देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ दोस्त। एक मैंने कर्व बनाया, देखिए स्टीपर कर्व। D1 is a steeper curve and corresponding to it ये इसका मार्जिनल रेवेन्यू। एक मैंने किसान के लिए, कौन है? इंडस्ट्रियलिस्ट है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है। एक किसान फ्लैटर डिमांड कर्व। कैसा डिमांड का बेटा? फ्लैटर डिमांड कर्व D2, एंड ये उसका कॉरस्पॉन्डिंगली MR आ गया। यहां तक कोई डाउट जी किसी को? और साफ साफ लिख दिया मैंने, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व 1 एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व 2। किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है भैया? D2 की इलास्टिसिटी ज्यादा है। ये वो फ्लैटर भी है, दिख रहा है हमको साफ साफ। यहां तक कोई डाउट जी किसी को? मैं ये बात यहाँ पे शो करना चाहता हूं कि मोनोपोलिस्ट क्या कर रहा है, दोनों कंज्यूमर को सेम आउटपुट बेच रहा है। कंज्यूमर 1 के लिए ऑप्टिमम कंडीशन क्या आएगी जी? MR1 इज इक्वल टू MC। कंज्यूमर 2 की ऑप्टिमम कंडीशन क्या आएगी? MR2 इज इक्वल टू MC। तो मैं जानबूझ के कंडीशन क्या लगा रहा हूं, MC को ऐसी जगह से पास कर रहा हूं जहां MR1 और MR2 कोइंसाइड कर रहे हैं। MR1 MR2 यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं जी। तो मैं जानबूझ के मार्जिनल कॉस्ट का यहां से लेके जा रहा हूं। ठीक है, जानबूझ के यहां से मैं MC को ले जा रहा हूं। अब मेरी मर्जी है, मैं यहां से अपवर्ड MC लेके जाऊं
या मैं हॉरिजॉन्टल लेके जाऊं, ये मेरी अपनी मर्जी है, चाहे मैं स्ट्रेट लाइन लेके जाऊं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इस पॉइंट से एमसी को लेके जाना है। ओके, कोई से भी एमसी ले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। मैंने यहाँ से एक रैंडम एमसी बना दी, मैंने कहा भैया ये एमसी है, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। अगर ये मार्जिनल कॉस्ट है तो यही इक्विलिब्रियम 1 है, यही इक्विलिब्रियम 2 है। MR1 इक्वल्स टू MC कंडीशन मीट होती है, MR2 इक्वल्स टू MC कंडीशन मीट होती है, एंड यहां से आउटपुट निकल के आया Q1 इज इक्वल्स टू Q2। तो फर्म दोनों ही कंज्यूमर्स को सेम आउटपुट प्रोवाइड करती है। बट नाउ लुक एट द स्क्रीन्स, नाउ लुक एट द स्क्रीन्स प्लीज। कंज्यूमर 1 के पास गए, भैया इस आउटपुट के लिए तो कितना पैसा दे सकता है, कहता टॉक टू माई डिमांड कर्व। मैं कहा ओके, तो हम इसकी डिमांड कर्व के पास गए, अकॉर्डिंग टू द डिमांड कर्व ये प्राइस निकल के आ गया जी, दिस इज द प्राइस इवन। हम कंज्यूमर 2 के पास गए, मैं कहा भाई तू कितना प्राइस पे कर सकता है इस क्वांटिटी के लिए, कहता टॉक टू माई डिमांड कर्व। मैं कहा ओके, हम उसके पास चले गए, रेड वाले के पास, ये आ गया। सेम आउटपुट, सेम क्वांटिटी, सेम ऑप्टिमल क्वांटिटी विद द सेम कॉस्ट। किससे पैसा ज्यादा चार्ज किया, कंज्यूमर 1 से या 2 से? बोलो। 1 से। 1 से, 1 से। तो कंज्यूमर 1 के लिए मार्कअप देखोगे तो कॉस्ट बराबर थी। कंज्यूमर 1 के लिए मार्कअप इतना है, कंज्यूमर 2 के लिए मार्कअप इतना। फ्रॉम द मोनोपोली पॉइंट ऑफ व्यू कंज्यूमर 1 से मार्कअप ज्यादा चार्ज किया ना उसने, बोलो। कंज्यूमर 1 sir. से ज्यादा मार्कअप चार्ज किया है, Yes, sir. क्योंकि 1 कंज्यूमर की इलास्टिसिटी कम है। तो जितनी कम इलास्टिसिटी उतना ज्यादा मार्कअप, जितनी कम इलास्टिसिटी उतना ज्यादा मार्कअप। क्यों? उसको पता है इसकी प्राइस इलास्टिसिटी कम है, इससे हम ज्यादा प्राइस ले सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है। जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है उसके लिए प्राइस ज्यादा करेंगे, भाग जाएगा। डिमांड इज हाईली इलास्टिक। इसलिए यहां पे देखो, अरे डायग्राम बाद में बनाना, पहले यहां देखो ये क्या था, इनवर्स इलास्टिसिटी रूल। इलास्टिसिटी देखो, ये मार्कअप है, मार्कअप एंड इलास्टिसिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। तो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड प्राइस इलास्टिसिटी इनवर्स है। जितनी कम प्राइस इलास्टिसिटी उतना ज्यादा प्राइस। लिख लीजिए, मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप कॉपी कर लीजिए। देयर इज इनवर्स relation between price and price elasticity of demand. There is inverse relationship between price and price elasticity of demand. ये बात सबको समझ में आती है जी? Yes, sir. अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं आपको और याद दिलाना चाहता हूँ, बस एक बार लुक एट द स्क्रीन प्लीज। प्रीवियस क्लास से कनेक्टेड है, आपको याद भी होगा। ये मेरा डिमांड कब हुआ करता था, इसके मिड पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी कितनी थी जी? 1। 1. यहां पर कितनी थी जी? इन्फिनिटी। यहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर थी मेरे पास कितनी? 0। इन बिटवीन यहां कितनी थी जी? प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। फिर यहां पे हुआ करती थी लेस देन 1। याद आया? इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम MR बनाते थे। हमने कहा जब प्राइस इलास्टिसिटी, इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी, तो प्राइस और MR कोइंसाइड हो जाएंगे, तो हम ये वाला पॉइंट लेते थे। इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1, तो MR मेरा 0 हो जाता था, उससे कॉरस्पॉन्डिंगली हम ये वाला पॉइंट लेते थे, और इन दोनों को ज्वाइन करके हम एक MR कर्व बना देते थे। याद आया जी? सबको याद आ गई इतनी बात? अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में बेटा हमको किसको इक्वेट करना है? MR MC को इक्वेट करना है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन में MR MC को इक्वेट करना है नहीं करना, बताइए। क्या MC कभी नेगेटिव हो सकती है? MC हॉरिजॉन्टल हो सकती है, अपवर्ड स्लोपिंग हो सकती है, स्ट्रेट लाइन, कॉन्वेक्स फॉर्म की, कुछ भी हो सकती है, बट नेगेटिव MC तो नहीं हो सकती ना।
कि हम प्रोडक्शन भी करें और हमको पैसा मिले? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब अगर आप इन दोनों को इक्वेट करना चाहते हो तो एमसी पॉजिटिव मैंडेटरी है, तो एमआर का पॉजिटिव होना मैंडेटरी हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. बोलो। तो एमआर का पॉजिटिव होना अगर मैंडेटरी है, यानी इस सेक्शन पे कभी भी मोनोपोलिस्ट काम नहीं करेगा ना नीचे। ये कॉरस्पॉन्डिंग टू व्हाट? व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो डिमांड इनइलास्टिक तो है मोनोपोलिस्ट में, बट वो लेस देन 1 नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे? डिमांड फॉर मोनोपोलिस्ट इज इनइलास्टिक, बट इनइलास्टिक का मतलब लेस देन 1 नहीं होता। अगर लेस देन 1 होगा तो एमआर नेगेटिव हो जाएगा, और एमआर नेगेटिव हो गया तो मैं इक्विलिब्रियम पे उसको फिर एमसी से इक्विवेट कैसे करूंगा? तो जब हम बोलते हैं मोनोपोलिस्ट के लिए कि भाई इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसकी डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है, तो इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? रिलेटिवली इनइलास्टिक एज कंपेयर्ड टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन। कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन परफेक्टली इलास्टिक होती है, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं इनइलास्टिक। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो हम इस बात को लिख लेते हैं। द डिमांड फॉर monopolist is inelastic, ब्रैकेट में लिखिए inelastic as compared to perfect competition। inelastic का मतलब लेस देन 1 नहीं होता। साफ मैंने लिख के काट दिया, आप भी समझ लीजिए। इनइलास्टिक का मतलब लेस देन 1 नहीं होता। इनइलास्टिक का मतलब क्या है? एज कंपेयर्ड टू परफेक्ट कंपटीशन ये इनइलास्टिक है, क्योंकि अगर आपने लेस देन 1 कर दिया मेरे बच्चे तो एमआर नेगेटिव हो जाएगा, और एमआर अगर नेगेटिव है तो मैं इक्विलिब्रियम पे उसको एमसी से इक्विवेट कैसे कर पाऊंगा? सागर साहब हैंड रेज्ड है, सवाल कर सकते हैं। सर ये जो आपने लाइन लिखी है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, तो सर ये मार्कअप नहीं होना चाहिए? इधर देखिए, मार्कअप में भी वही बात आएगी, लेकिन मैं प्राइस लिखना चाह रहा हूं। ज्यादा प्राइस किसका है? P1 का, कंज्यूमर 1 का, जिसकी इलास्टिसिटी कम। ऑब्वियसली जब प्राइस ज्यादा है तो मार्कअप भी वही ज्यादा होगा। ओके सर। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो मुझसे प्लीज पूछ सकता है, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूंगा जी। मूव करूँ जी? हाँ भक्ति जी सवाल कर सकते हैं। सर आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। सर प्राइस ज्यादा है तो जरूरी थोड़ी कि मार्कअप भी ज्यादा होगा। अगर हमारी कॉस्ट बराबर है दोनों जगह तो प्राइस ज्यादा है तो मार्कअप भी ज्यादा होगा। अगर कॉस्ट अलग है तो चीट हो सकता कॉस्ट अलग है तो हम एक डायग्राम पे 2 एमसी तो दिखाएंगे नहीं, है। हाँ नहीं। एक ही एमसी दिखाएंगे तो कॉस्ट बराबर ही आएगी। ठीक है ना? यहां तक की बात सबको समझ में आ गई जी? अब एक चीज आगे सुनिए और ध्यान से। एक हेडिंग लिखिए, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व इन मोनोपोली। मोनोपोली में सप्लाई कर्व ही नहीं होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व इन मोनोपोली। ध्यान सुनिए, क्यों नहीं होता? रीजन है, डेरिवेशन है प्रॉपर। अनजाने में आपने पहले सीख लिया, लेकिन अब इसको एक्चुअल मीनिंग बताता हूं। देखो जी, कॉमन सेंस लगाइएगा। डिमांड कर्व आपने आज से पहले बहुत सारा सीखा हुआ है, सप्लाई कर्व बहुत सारा सीखा हुआ है। मैं आपसे रफ में पूछूं भाई, डिमांड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? एक डिमांड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? कहता है जी अगर प्राइस P1 है तो मैं Q1 क्वांटिटी डिमांड करूंगा, अगर प्राइस P2 है तो मैं Q2 क्वांटिटी डिमांड करूंगा, प्राइस P3 है तो मैं Q3 क्वांटिटी डिमांड करूंगा। ऐसे ना?
यूनिक रिलेशन होता है। क्या होता है बेटा? यूनिक रिलेशन। अगर प्राइस ये है तो इतनी डिमांड है, प्राइस ये है तो इतनी डिमांड है, प्राइस ये है तो इतनी डिमांड है। ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं कि प्राइस 1 है तो कहते कितने लेगा, कहते कितने ले लूंगा, 5 भी ले लूंगा, 6 भी ले लूंगा, 7। ऐसा ना होता भाई। यूनिफॉर्म एक यूनिकनेस होना चाहिए, 1-to-1 रिलेशन। ऐसी जब सप्लाई कर बनता है, सप्लाई कर कैसे बनता है? हम फॉर्म के पास जाते हैं, मैंने कहा भैया पहला आउटपुट बेचोगे, कितना पैसा चाहिए आपको? कहता जी P1 चाहिए। पहला आउटपुट बेचो, कितना पैसा चाहिए? कहता P1 चाहिए। हमने कहा दूसरा आउटपुट बेचोगे तो कितना चाहिए? कहता जी P2 चाहिए। तीसरा आउटपुट बेचोगे 3 यूनिट्स के लिए कितना चाहिए? कहता जी P3 चाहिए। इन सबको ज्वाइन करके सप्लाई कर बनता है, नहीं बनता? तो सप्लाई कर शोज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, राइट? सप्लाई कर क्या शो करता है? 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। अब मैथमेटिक्स से आपको पता है 1-to-1 का मतलब क्या होता है। 1 to मैनी नहीं, 1-to-1 रिलेशन सेट्स में पढ़ा होगा आपने, ऐसे डॉट डॉट डॉट। एक प्राइस एक क्वांटिटी, एक हर जगह यूनिकनेस है ना। मैं मोनोपोलिस्ट के पास गया, मैं कहा भाई इतनी क्वांटिटी बेचनी है, कितना प्राइस चार्ज करेगा? कहता भाई मैं 2 रुपए भी कर सकता हूँ, मैं 4 रुपए भी कर सकता हूँ, मैं 10 रुपए भी कर सकता हूँ, मैं 14 रुपए भी कर सकता हूँ। यूनिकनेस नहीं है। कहता क्यों? ऐसा तो होता नहीं, अभी तो हुआ था, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस इलास्टिसिटी, वो सेम क्वांटिटी के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं। What the monopolist is doing, he is charging the different pricing from different consumers according to the price elasticity of demand. So there is a lack of 1-to-1 relationship between the price and quantity supplied. So supply curve don't exist. आप इंग्लिश लिखिए पहले, फिर मैं लिखिए प्लीज, लिखिए प्लीज। सप्लाई कर्व explains 1-to-1 relationship 1-to-1 relationship between price and quantity supplied. Between price and quantity supplied. But in case of monopoly, same quantity can be supplied at different prices. But in case of monopoly, same quantity can be supplied at different prices. Full stop. So there is lack of 1-to-1 relationship. So, there is lack of 1-to-1 relationship between price and quantity supplied. So there is lack of 1-to-1 relationship between price and quantity supplied. Hence, supply curve does not exist for the monopolist. Supply curve does not exist for the monopolist. और अगर वैसे तो एग्जामिनेशन क्वेश्चन नहीं है ये, फिर भी अगर मान लो इसकी वेटेज के साथ क्वेश्चन आ गया कि सप्लाई कर्व क्यों नहीं होता, तो स्टेटमेंट तो लिखेंगे। इसमें पूरी स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट आपने क्या लाइन बोली कि मोनोपोलिस्ट कैन सप्लाई डिफरेंट सेम क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइसेस। ये बोला ना, मोनोपोलिस्ट कैन सप्लाई सेम क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइसेस। तो इस बात को प्रूव करने के लिए व्हाट यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। In this diagram, what we are showing that monopolist is supplying the same quantity at different prices on the basis of different price elasticity. And there is an inverse relationship between price and price elasticity. जितनी कम price elasticity, उतना ज्यादा price charge करता है। इसी चीज को बोलते हैं inverse elasticity rule। भैया हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी कम है तो प्राइस ज्यादा है, या इलास्टिसिटी कम है मार्कअप ज्यादा है। बात तो एक ही है,
बिकॉज अगर हम अज्यूम करेंगे हमारा मार्जिनल कॉस्ट दोनों साइड से सेम है, तो इसी को इनवर्स इलास्टिसिटी रूल के नाम से भी जाना जाता है। ओके जी, एक बार मीटिंग में यस रोक रहा हूँ, और यहाँ पे ट्रायल्स हमारे खत्म होते हैं आज, ठीक है, 2 ही क्लास ट्रायल्स होती है, बस हो गई। मैं मीटिंग रोक रहा हूँ जी यहाँ पर एक बार।